Hi everyone, today your polity class second of this batch. First of all, welcome to GSK Study Center. Today we will continue the second class of the polity. So let's begin the class. First question, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जैसा कि हम जानते हैं भारत में जो है वो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सी जो है वो इसकी जो है वो विशेषता नहीं है, आपको नहीं बताना है, ठीक है। दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, तो यस, जो संसदीय व्यवस्था है वो दोहरी शासनात्मक व्यवस्था जो है इसकी एक विशेषता है। बहुमत दल का शासन होता है, ये भी होता है। शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, तो यस, ये वाली लाइन भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो शासन है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, तो इसके साथ ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो निचले सदन को विघटित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहां से पता चलता है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसका जो है पता हमें राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वहां से पता चलता है, और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये ही जो है वो एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, ये जो है आपका एक निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका जो है वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, तो ये भी जो है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो देखो, जहां भी स्वतंत्रता की बात आती है उसमें हमारा आर्टिकल 19 आ जाता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी आपके आर्टिकल 19 में ही मौजूद है। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो भारतीय संसद जो है वो आपके जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्वारा। तो देखो, ऑप्शन तो एलिमिनेट करके भी किए जा सकते हैं, तो संसद सिर्फ जो है आपके लोकसभा से नहीं बनती है, और ना ही ये जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से बनती है। बहुत सारे लोग ये भी समझ लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है वो संसद बनाती है, तो ऐसा नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय तो इसमें आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आपको पता है संसद से अलग है। तो इसमें बचता है ये जो है आपका ऑप्शन ए, ये जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति है इसके द्वारा जो है वो संसद का निर्माण होता है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? तो देखो, हम बात करें तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो आपको पता है लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो उसी में से चुना जाता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्षता करता है, वो कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो देखो, जो भारत के जो आपकी राज्यपाल है उसे कौन चुनता है? उसे चुनता है हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को अपनी इच्छा तक ही पद पे जो है वो रख सकते हैं, मतलब वो उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं, तो राज्यपाल ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 5 ईयर, पर 5 ईयर जो है वो गलत हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 6 ईयर हो जाता है, कि जो आपकी इसका जो नियंत्रक और महालेखा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, सेम वैसे ही जैसे कि आपके राज्यपाल के सदस्य जो है वो 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है? भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने का अधिकार, बिना शास्त्र शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो देखो, भाषण देने की स्वतंत्रता भारतीय को अधिकार दिया गया है, वो भाषण दे सकते हैं, समुदाय और संघ भी बना सकते हैं, आर्टिकल 19 में यह है। बिना शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो ये तीनों आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं, ये तीनों ही जो है वो अधिकार है। सो उपयुक्त सभी ये तीनों जो है वो मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाता है कि भारतीय संविधान के जो मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली जो सत्ता है वो राष्ट्रपति के साथ पास होती है, कि राष्ट्रपति जो है वो इसे निलंबित कर सकता है। जब भी राष्ट्रपति शासन, जो भी आपातकालीन शक्तियों के टाइम या राष्ट्रपति शासन लगता है, उस टाइम पे इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखितों में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षक है? ऐसा कौन सा व्यक्ति जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक है? इनमें से आपको पता है ये जितने भी है, परमादेश आलेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, अधिकार परीक्षा लेख या फिर उत्प्रेषण लेख, ये सब जो है वो आर्टिकल 32 में आते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि ये सारे आर्टिकल 32 में आते हैं, लेकिन इसमें से जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख की अगर हम बात करें तो ये जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कौन सी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? कि इसमें पूछा गया है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो नागरिक जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो वो कौन से इस पे दिया गया है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 39। तो देखो, जो मैंने अभी बात की आर्टिकल 32 जो है, जिसमें कि आपकी बात कही गई है कि व्यक्ति जो है वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जा सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त संस्कृति एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास करना, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता देना या उपयुक्त सभी। तो देखो, भारतीय संविधान जो है वो कहता है कि भारत की जो संपन्न संस्कृति और विरासत है उसे हमें बनाए रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। एक सूत्रीय भारतीय संस्कृति का विकास, तो इसके ऊपर भी कहा गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने में सहायता करेंगे, ये बात भी कही गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार में आपका आता है। तो उपयुक्त सभी ऑल जो है वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 20? तो अगर हम इसकी बात करें तो अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत की मनाही की बात करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की है? तो इसे जो है वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया है। ये क्वेश्चन कल भी आपकी फर्स्ट पार्ट में था। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल जो है इसके जो भाग 3 में दिए गए हैं वो सभी जो है वो याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है किसी भी एग्जाम में। भारत का नागरिक बनने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त गलत है? जन्म द्वारा नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता, संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता या नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? संविधान लागू होने पर भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार पे, संपत्ति के अधिकार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। तो इसमें जो है वो बहुत ही इजी बन जाता है कि संपत्ति के अधिकार को आपको पता है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो बहुत सारे लोग गैस भी कर सकते थे कि इसका ऑप्शन जो है वो संपत्ति का अधिकार होगा। सो ऑप्शन बी।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसमें जो है वो समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है आपका आर्टिकल 32, उसे जो है वो अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा दोनों की संज्ञा दी है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, वह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ये आपके ऑप्शंस है जिसमें से ये आपको एक चुनना है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि इसकी विधानमंडलों की जो अधिकतम संख्या है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो ये इसको जो है एक गणतंत्र राष्ट्र बनाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो भारत एक जो है वो आपका क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए सही हो जाता है इसका। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र की अगर बात करें तो इस पे जो है वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, संसदीय पद्धति शासन वाला राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं। और ऐसा वाला जो पैटर्न है वो आजकल ज्यादा एग्जाम में दिख रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कोशिश करता है कि कंफ्यूजन डालने की। ठीक है, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि बच्चे कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेशन विधि जो होती है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन एलिमिनेट करने आना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुसत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसको भी प्रस्तावना लर्न है उसने देखा होगा कि भारत को जो है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो ये ऑल जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, सब करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट जो है हमें चूज करना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जो है वो जनता के पास है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। वैसे तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी गलत ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल एक्यूरेट की बात करें तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ये भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न, या लोक कल्याण। तो आपको पता है लोक कल्याण की अगर बात करें तो कहीं भी ये सब जो है वो आपकी उद्देशिका में नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो जो समवर्ती सूची है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो लिया गया है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और मैं एक बात यहाँ पे आपसे करना चाहूंगी कि एग्जाम से पहले जरूर जो है वो एक बार कौन सी बात कौन से देश के संविधान से ली गई है ये देख लेना, क्योंकि टैट में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफी इजी भी होते हैं। अगर मैं टैट की बात करूँ तो इसका लेवल उतना हाई नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने पॉलिटिकल थोड़े ध्यान से पढ़ी है तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या जो भी ये सीरीज चली हुई है थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिट होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।